हेलो स्टूडेंट्स, सो अभी लेट अस स्टार्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का थियरी. लेट अस स्टार्ट द थियरी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सो देखो, वी विल बी डूइंग दिस थियरी इन सेम फैशन. लाइक मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा एंड देन एग्जाम ओरिएंटेड क्या लिखना है, अगर क्वेश्चन आया क्या लिखना है वो बताऊँगा. फाइन. सो वी हैव 4 पॉइंट्स इन थियरी. देखो, first is meaning. What is the meaning of goodwill? Then what are the factors determining value of goodwill? ऐसे कौन कौन से factors है जो value of goodwill affect करते हैं. Then third, circumstances for valuation. मतलब goodwill का valuation कब कब करना पड़ता है. What are the circumstances which require valuation of goodwill? And fourth point is methods of valuation. Fine. तो एक एक स्टार्ट करते हैं. देखो, फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं. मीनिंग ऑफ गुडविल, यू नो, एवरीबडी नोज व्हाट इज गुडविल. गुडविल इज नथिंग बट some additional value of business which is intangible because of the brand, because of the customer loyalty, because of the intangible things that business has acquired. तो टेक्निकली ये तो समझने के लिए होगा. तो टेक्निकली अगर क्वेश्चन आया तो लिखेंगे क्या? तो गुडविल इज एन एक्स्ट्रा वैल्यू अटैच टू द बिजनेस ओवर एंड अबाउ द वैल्यू ऑफ इट्स टेंजिबल नेट एसेट्स. जो नेट एसेट्स का वैल्यू है बिजनेस का वो तो है ही, उसके ओवर एंड अबाउ दैट देयर इज सम वैल्यू अटैच टू द बिजनेस. मे इट बी बिकॉज ऑफ द रेप्यूटेशन, may it be because of the customer loyalty, may it be because of the intangibles या फिर the formulas which business has, all any other thing. So कोई भी extra value which is attached to the business over and above the net tangible assets is known as goodwill. ये आप लिख सकते हो. at the same time थोड़ा और elaborate करने के लिए you can write goodwill is nothing more than probability that the old customers will resort to the old place. मतलब वही customer loyalty. आगे यहाँ पे लिख सकते हो आप, और लिख सकते हो लाइक गुडविल हैज़ नो मीनिंग एक्सेप्ट इन कनेक्शन विद कंटिन्यूइंग बिजनेस. छोड़ दो ये मत लिखो. ये लिखो, गुडविल इज नेसेसरी, इट जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेप्यूटेशन एंड इट्स वैल्यू एंड इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स. बेसिकली गुडविल क्या रहता है? इट इज़ नथिंग बट द बेनिफिट या फिर द वैल्यू विच द कंपनी डिराइव्स बिकॉज ऑफ इट्स रेप्यूटेशन, बिकॉज ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू, बिकॉज ऑफ इट्स रेपुटेशन. इट इज़ नथिंग बट एन अट्रैक्टिव फोर्स जो कस्टमर्स को वापस लाता है. आई होप आपको समझा है. तो बेसिकली अगर फर्स्ट लाइक मीनिंग ऑफ गुडविल आया तो इतना आप लिखोगे तो भी चलेगा. फाइन. देन आगे लेट अस मूव फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द गुडविल. फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. ये देखो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है विच डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल. यस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है विच डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल. तो फर्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी. आपको पता है, यू नो कि वी कॉम्प्यूट गुडविल इन सर्टन अंडर सर्टन मेथड्स बेस्ड अपॉन द प्रॉफिट, द एवरेज प्रॉफिट्स या फिर द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. सो बेसिकली इफ अ कंपनी हैज पोटेंशियल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स देन ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ गुडविल would be more. So therefore profitability has an impact on value of goodwill. Next, capital required. देखो, you know, higher the capital required, if two companies are earning same returns and one is employing more capital, मतलब एक कंपनी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करके उतने ही रिटर्न्स कमा रही है जितनी दूसरी कंपनी कम कैपिटल में कमा रही है. तो दैट मीन्स सेकंड कंपनी का गुडविल का वैल्यू ज़्यादा होगा. बिकॉज इफ़ यू नो, हम एक मेथड में कैपिटल इन्वेस्टेड कंपेयर करते हैं. कैपिटल इन्वेस्टेड दैट इज द नॉर्मल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड कंपेयर करके गुडविल निकालते. तो एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड अगर ज़्यादा रहा तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ गुडविल आपका कम है. आई मीन टू से कैपिटल इन्वेस्टेड फिर कैपिटल रिक्वायर्ड अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल. एट द सेम टाइम अगर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि एक इंडस्ट्री दैट इज़ हेवी इंडस्ट्री है, लेट अस से स्टील इंडस्ट्री वगैरह, जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है. तो इन दैट केस न्यू एंट्रेंट्स वुड बी रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट बिकॉज इतना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए प्लेयर्स कम होंगे एंड देयरफॉर ऐसे इंडस्ट्रीज़ में दे आर जनरली नॉट अट्रैक्टिव एंड देयरफॉर गुडविल उनका कम रह सकता है. तो आई मीन टू से कैपिटल रिक्वायरमेंट ये फैक्टर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल. आगे नेचर ऑफ बिजनेस. देखो सीजनल बिजनेस हुआ या फिर
एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड डेली नेसेसिटीज़ का बिजनेस हुआ, तो डेली नेसेसिटीज़ वालों का जनरली गुडविल ज़्यादा रहता है, जनरली गुडविल ज़्यादा रहता है, बिकॉज दे रन थ्रू आउट द ईयर, दे रन थ्रू आउट द ईयर, उनका प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर प्रॉफिट जनरेट होता है, एंड देयर फोर प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होता है रैदर देन कंपेयर्ड विद द सीजनल बिजनेसेस, एंड देयर फोर गुडविल इनका ज़्यादा रहता है. सो नेचर ऑफ बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल. देन थर्ड, द रिस्क इन्वॉल्व मतलब ज़्यादा रिस्क अगर इन्वॉल्व है बिजनेस में तो पीपल वुड बी रिलक्टेंट, या फिर ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स वुड बी रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस अनलेस अदरवाइज द इन्वेस्टर्स आर रिस्क लविंग इन्वेस्टर, जिनको रिस्क पसंद है वो इन्वेस्टर छोड़ के अदर देन दोज वुड बी रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन बिजनेस, एंड देयरफॉर दे वोंट कोट ए हायर प्राइस फॉर दिस बिजनेस. समझा? एंड देयरफॉर गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी लोअर. आई होप आपको समझ रहा है. नेक्स्ट, स्किल ऑफ मैनेजमेंट. अगर देखो इफ इट इज़ ए कंपनी विच रिक्वायर्स अ मैनेजमेंट स्किल्स, या फिर कोई प्रोफेशनल इंडस्ट्री है जहाँ पे मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, एंड इन दैट केस दैट कंपनी इज सेलिंग द बिजनेस एंड द न्यू ओनर्स डू नॉट हैव दैट एक्सपर्टाइज, या फिर पुराने जो मैनेजमेंट थी वो अभी कंटिन्यू नहीं करेगी एंड मैनेजमेंट बदल रही है, इन सच अ केस गुडविल का वैल्यू डिक्रीज होता है. बिकॉज द इन्वेस्टर्स नो कि अभी जो पहले मैनेज कर रहे थे लोग जो कि इफिशिएंट थे, उनके ऊपर भरोसा था, अभी न्यू मैनेजमेंट पे पता नहीं कैसे मैनेज करेगी, पता नहीं. समझा? तो इन दैट केस वैल्यू ऑफ गुडविल डिक्रीजेस. आगे, इस्टेब्लिश्ड लोकेशन ऑफ बिजनेस क्या है. अगर बिजनेस सेल होने के बाद, बेसिकली गुडविल का हम सेल के पॉइंट व्यू देखते हैं, बिकॉज जब सेल होता है तभी गुडविल का जनरली रिक्वायरमेंट मतलब लाइक गुडविल पिक्चर में आता है बेसिकली. तो अगर बिजनेस सेल हो रहा है एंड उसका लोकेशन अगर चेंज हो रहा है, लेट्स से उसका फैक्ट्री आउटलेट या फिर प्लांट एक जगह पे है, या फिर उसका सेल्स वाला ऑफिस एक जगह पे है और वो शिफ्ट हो रहा है दूसरे लोकेशन पे, तो जनरली गुडविल का वैल्यू कम होता है, बिकॉज लोकेशन मैटर्स. वहाँ के कस्टमर जो रेगुलर है वो वहीं पे आ जाएंगे. उसका लोकेशन चेंज हुआ तो कस्टमर वुड बी रिलक्टेंट टू गो टू न्यू प्लेस, एंड देयरफॉर प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होगी, एंड वंस द प्रॉफिटेबिलिटी इज इम्पैक्टेड गुडविल का वैल्यू अगेन अफेक्ट होगा. तो आई मीन टू से इस्टेब्लिश्ड लोकेशन ऑफ द बिजनेस जो है, लाइक जैसे कि हम बहुत बार बोलते हैं यार ये शॉप प्राइम लोकेशन पे, एकदम प्राइम लोकेशन पे है, एकदम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है. तो इन दैट केस वी मीन टू से कि दैट इज हैविंग एन इम्पैक्ट, दैट इज जनरेटिंग मोर सेल्स, एंड देयरफॉर इट इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज गुडविल. नेक्स्ट, फ्यूचर कंपटीशन. देखो, अगर इफ इट इज़ एक्सपेक्टेड कि फ्यूचर में जाके कंपटीशन बढ़ेगी, तो इन दैट केस गुडविल डिक्रीज होगा. तो देयरफॉर परचेज जब बिजनेस सेल करते हैं दैट टाइम वी अग्री, समटाइम्स अग्रीमेंट ड्रॉ डाउन करते हैं कि यार आप जो पहले बिजनेस में इन्वॉल्व थे, यू वुड नॉट स्टार्ट एनी कॉम्पीटिंग बिजनेस, दूसरा कॉम्पीटिंग बिजनेस नहीं करेंगे. एंड ऐसे एग्रीमेंट के वजह से बेसिकली दिस इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कि आप कॉम्पिटिशन में नहीं एंटर करोगे, एंड इसके वजह से गुडविल बढ़ता है, बिकॉज इट गिव्स सर्टेनिटी कि यार आगे जाके कोई ये वाला बंदा कॉम्पीट तो हमें नहीं करेगा. आई होप आपको समझ रहा है. फाइन, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें से आप लोग 5 से 10 पॉइंट्स भी याद रखें तो भी बहुत है. आगे, मोनोपोलाइज्ड बिजनेस. ऑब्वियसली मोनोपोली है, अगर किसी की मोनोपोली चल रही है तो ऑब्वियसली उसका गुडविल ज़्यादा होगा. फाइन. देन ट्रेड नेम ऑब्वियसली यू नो कि गुडविल एक ट्रेड नेम के साथ आता है, मतलब लाइक गुडविल किसका रहता है, बिजनेस का रहता है, एंड बिजनेस को जनरली ट्रेड नेम रहता है. आई मीन टू से ब्रांड वैल्यू रहती है, राइट. तो वो ब्रांड वैल्यू अटैच रही तो उस ब्रांड अगर मतलब लाइक व्हेन आई सेल द बिजनेस, इवन इफ आई एम सेलिंग द ब्रांड, तो ऑब्वियसली गुडविल ज़्यादा रहेगा. इन केस आई सोल्ड बिजनेस बट मैंने ब्रांड नहीं बेचा, मेरा ब्रांड मैंने मेरे पास ही रखा एंड मैंने सिर्फ बिजनेस बेचा, तो जो बिजनेस बेचा उसका गुडविल क्या उतना रहेगा? नहीं रहेगा, बिकॉज ब्रांड कैरीज अ वैल्यू, राइट. आगे, प्रॉफिट्स फ्रॉम एक्सेप्शनल कॉन्ट्रैक्ट. मतलब इफ यू आर कंप्यूटिंग गुडविल बेस्ड अपॉन प्रॉफिट्स, देन द प्रॉफिट्स विच आर फ्रॉम एक्सेप्शनल कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रॉफिट रिकरिंग नहीं है, हमने ये देखा था वाइल सॉल्विंग द सम्स, ऐसे प्रॉफिट जो रिकरिंग नहीं है, आगे जाके नहीं होंगे, सिर्फ एक आध बार हुआ है, तो वो एक्सक्लूड करो, उनको कंसिडर मत करो वाइल कैलकुलेटिंग द गुडविल. समझा? तो दैट मीन्स कि ऐसे प्रॉफिट्स विच आर एक्सेप्शनल इन नेचर विल नॉट एड्स एनी वैल्यू टू द गुडविल. समझा?
देन आगे पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पेंडिंग है तो उनको कंसीडर करो। इफ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंक्लूडेड, मतलब लाइक एग्जीक्यूट हुआ है बट पेंडिंग है, सॉरी अग्री हुआ है बट एग्जीक्यूशन पेंडिंग है उनका, तो इन दैट केस इंक्लूड या फिर कंसीडर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देयरफॉर प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी, एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होने के बाद गुडविल इंपैक्ट होगा। आगे पर्सनल बिजनेस लाइक दे आर सेइंग डॉक्टर्स, सॉलिसिटर्स, इंजीनियर्स, इनके जो बिजनेसेस रहते हैं, इनके जो प्रैक्टिसेस रहते हैं, बेसिकली प्रोफेशंस रहते हैं, वो जनरली गुडविल व्हेन वी सेल आउट दोज बिजनेस, गुडविल का उनका वैल्यू इतना नहीं रहता बिकॉज दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन पर्सनल कॉम्पिटेंस। डॉक्टर का कॉम्पिटेंस रहता है ना, खुद का एक्सपीरियंस, लाइक एक डॉक्टर को वैल्यू रहती है, नॉट कि उसके बिजनेस को। जब तक वो डॉक्टर है उस बिजनेस में, जब तक कस्टमर्स बेसिकली पेशेंट्स आएंगे, वंस द डॉक्टर लीव्स पेशेंट्स भी शिफ्ट होते हैं। आई मीन टू से कि ये पर्सनलाइज्ड या फिर प्रोफेशनल से, इनको हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं, एंड देयरफॉर इनका वैल्यू इनके ऊपर रहता है, नॉट कि बिजनेस के ऊपर। तो देयरफॉर व्हेनेवर वी सेल द बिजनेस या फिर द प्रैक्टिस ऑफ सच डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, सॉलिसिटर्स, तो इनका वैल्यू हमें कम मिलता है, गुडविल का वैल्यू कम मिलता है, बिकॉज गुडविल इज नॉट अटैच टू द बिजनेस ओवर हियर, बट गुडविल इज मोस्टली अटैच टू दैट पर्सन, दैट स्पेसिफिक पर्सन, उसके स्किल्स, उसका कॉम्पिटेंस। समझा? आगे डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स, इफ इट इज प्रोस्पेक्टेड कि प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो रहे हैं, आने वाले ईयर्स में प्रॉफिट कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली गुडविल का वैल्यू कम होगा। आगे मनी मार्केट कंडीशंस, या बेसिकली दिस इज एन इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर कि मनी मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है। इफ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो ऑब्वियसली दे विल बी कोटिंग अ हायर प्राइस, एंड इफ दे आर कोटिंग अ हायर प्राइस फॉर अ बिजनेस, दैट मीन्स मेरा गुडविल का वैल्यू बढ़ रहा है। समझा? एट द सेम टाइम अगर मनी मार्केट टाइट है इन द सेंस लिक्विडिटी नहीं है उतनी मार्केट में, तो इन दैट केस ऑब्वियसली मेरे बिजनेस को उतना प्राइस पे कौन कोट नहीं करेगा, एंड देयरफॉर माय गुडविल वुड बी लोअर। समझा? तो व्हाट आर वी ऑल, मतलब हम ये क्या देख रहे हैं, हम सारे देख रहे हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कि लाइक डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स हुए, मनी मार्केट कंडीशंस हुए, इनका सबका इम्पैक्ट गुडविल पे पड़ता है, इनका सबका इम्पैक्ट गुडविल पे पड़ता है। आगे मोड ऑफ पेमेंट, देखो ये मतलब क्या बोल रहे हैं, मोड ऑफ पेमेंट मतलब तुम जब बिजनेस सेल आउट कर रहे हो तो कंसिडरेशन किस में एक्सेप्ट कर रहे हो, कैश में एक्सेप्ट कर रहे हो या इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहे हो। तो हमने एक क्वेश्चन देखा था प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में, जहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे हमने कंसिडरेशन इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में लिया था, एंड द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स माइनस जो हमारा ओपनिंग कैपिटल था उसको हमने गुडविल कंसिडर किया था। तो आई मीन टू से कि यहाँ पे उनको बोलना है कि अगर कैश में लिया तो यू मतलब एज अ सेलर यू में एक्सेप्ट लोअर कंसिडरेशन एक्सेप्ट करोगे, मतलब गुडविल भी लोअर आप एक्सेप्ट कर सकते हो। बट अगर इक्विटी शेयर्स में ले रहे हो तो कंपैरेटिवली हायर लोगे, बिकॉज इक्विटी शेयर्स में थोड़ा ज़्यादा रिस्क है एज कम्पेयर टू द कैश आपको इमीडिएटली मिल रही है, एट द सेम टाइम इक्विटी शेयर्स आपको थोड़े बाद में मिल रहे हैं, तो बेसिकली इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस बोलते हैं। तो इसके वजह से व्हेन इन कैश रूट आप कम वैल्यू पे बिजनेस ले सकते हो। इफ अगर आपको इमीडिएटली पेमेंट मिल रहा है, आप बोलोगे ठीक है चलो मेरा बिजनेस 15 लाख का है, मेरे को 14 लाख दे दे, निपटा कर, बिकॉज वन शॉट पेमेंट आपको मिल रहा है। एट द सेम टाइम अगर इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं तो आप मे बी रिलक्टेंट फील करोगे। आई मीन टू से डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट्स में अफेक्ट योर वैल्यू ऑफ बिजनेस, एट द सेम टाइम में अफेक्ट योर वैल्यू ऑफ गुडविल। समझा? आगे कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन ऑर्डर टू रिमूव कॉम्पिटिटर फ्रॉम द मार्केट और टू किल द कॉम्पिटिंग बिजनेस, जनरली ऐसा होता है। देखो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया था तो इट हैड पेड व्हाट्सएप द अमाउंट, मतलब व्हाट वाज द इंटेंशन वाज टू किल द कॉम्पिटिटर, जो कॉम्पिटिटर मार्केट में इमर्ज हो रहा है उसको किल करना, दैट वाज द इंटेंशन। तो देयरफॉर व्हेनेवर दे दे मे बी गेट रेडी टू पे हायर अमाउंट, वो ज़्यादा अमाउंट पे करने के लिए रेडी हो सकते हैं just because they want to kill the competitor, and when they are paying higher amount it means they are paying you for a higher value, and आपका गुडविल का वैल्यू ज़्यादा है। समझा? आई होप आपको समझा है। आपको 15 पॉइंट्स समझे हैं, इसमें से जितने याद रखे उतने रखो। फाइन, ये हुआ अपना सेकेंड पॉइंट। थर्ड देखते हैं, सर्कमस्टेंसेस व्हेन गुडविल हैज़ टू बी वैल्यूड। गुडविल वैल्यूएशन करना कब रिक्वायर्ड है, तो देखो फर्स्ट इन केस ऑफ पार्टनरशिप के केस में कब रिक्वायर्ड है, जब भी एडमिशन होगा, जब भी रिटायरमेंट होगा, जब भी डेथ होगा, सब टाइम रिक्वायर्ड है, बिकॉज whenever a न्यू पार्टनर एडमिट्स उसको गुडविल के लिए पे करना पड़ता है, whenever a ओल्ड पार्टनर रिटायर्स या फिर डेथ उसको पेमेंट करना पड़ता है फॉर द गुडविल विच ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू,
राइट। तो इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, डेथ, सब जगह वही लिखा है। यहाँ पे प्रोप्राइटर का लिखा है, मतलब एक सिंगल प्रोप्राइटर की डेथ वगैरह होगी और उसका बिजनेस सेल किया तो समझा। देखो सेल ऑफ बिजनेस में रिक्वायर्ड है, बिकॉज वैल्यू ऑफ गुडविल डिटरमाइन करेंगे तभी तो वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए पेमेंट डिमांड करेंगे अगर हम बिजनेस सेल कर रहे हैं। देन आगे कन्वर्जन ऑफ बिजनेस इनटू लिमिटेड कंपनी, ये हम प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में देखते थे। कंपनी यूज टू विच गेट्स इनकॉर्पोरेटेड एक्वायर्स अ रनिंग बिजनेस, तो वो रनिंग बिजनेस जब एक्वायर करती है तो गुडविल के लिए भी तो पेमेंट करती है, गुडविल के लिए भी तो पेमेंट करती है। तो आई मीन टू से दीज आर द सर्कमस्टेंसेज जहाँ पे गुडविल वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है। एट द सेम टाइम इन केस ऑफ कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में बेसिकली कब लगता है, जब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है, अमलगामेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, ये जब चीज़ें होते हैं, ये सारे जब चीज़ें होती है, लाइक दो कंपनीज अमालगामेट हो रहे हैं, शेयर एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, तो इन दैट केस वन हैज़ टू मेक पेमेंट टू अदर, एक कंपनी दूसरे कंपनी को पेमेंट करती है, एंड व्हेन इट पेज फॉर गुडविल ऑल्सो, तो गुडविल वैल्यूएशन रिक्वायर्ड रहता है तब इन केस ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। आगे when your shares are not quoted and you require value for some other purposes, let's say tax वाला पर्पज है, compliance वाला पर्पज है, basically you require the value and your shares are not quoted, तो आपको बिजनेस को वैल्यू करना पड़ेगा एंड उस बिजनेस वैल्यूएशन में गुडविल का वैल्यूएशन भी इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो उस टाइम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल रिक्वायर्ड होगा। देन व्हेन पर्सन इंटेंड्स टू परचेस अ लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर्स, मतलब बेसिकली जो पर्सन है, इन्वेस्टर है, उसको लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर्स मतलब he has to acquire some holding stake into our company. In that case goodwill valuation would be required. Then when governments take over the business, गवर्नमेंट जब अपना बिजनेस परचेस कर रही है, तो ऑब्वियसली कोई भी परचेस करने, तो गवर्नमेंट हो या कोई इन्वेस्टर हो, ऊपर हमने देखा था इन्वेस्टर शेयर परचेस कर रहा था, यहाँ पे गवर्नमेंट परचेस कर रही है बिजनेस, वन एंड द सेम। हमें गुडविल के लिए पेमेंट करो, फिर हमारा बिजनेस लेके जाओ, समझा। तो यहाँ पे भी गुडविल वैल्यूएशन वुड बी रिक्वायर्ड। देन व्हेन मैनेजमेंट वांट्स टू ब्रिंग बैक गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर सम अदर रीजन, जब बेसिकली मैनेजमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल रिकॉर्ड करना है फॉर एनी अदर रीजन, तो रिकॉर्ड किस वैल्यू पे करेगी, तो उसके लिए वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सर्कमस्टेंसेस अराइज होगा। वी वेर सीइंग सर्कमस्टेंसेस वेयर गुडविल हैज़ टू बी वैल्यूड, वो अपना खत्म हुआ, समझा। एग्जाम में आया तो क्या लिखोगे, इतना जो है वो लिखोगे, मतलब लाइक इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, तो देयर इज नथिंग टू, और इसको और शॉर्ट करने के लिए कोई नहीं है। देन द लास्ट क्वेश्चन मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देखो वी हैव सीन देयर आर डिफरेंट मेथड्स एंड देयर आर, मतलब like lot many methods of valuing goodwill, right? But do we have to write everything in the exam? नहीं, हमें शॉर्ट नोट के लिए like there are n different methods, हमें n different methods में सारे methods थोड़ी ना लिख सकते, कितना लिखोगे, राइट? तो आई हैड टोल्ड यू इन द क्लासरूम कि जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम सम सॉल्व करते हैं, ऐसे 4 मेथड्स है जिन पे हम सम सॉल्व करते हैं, तो वो मेथड्स लिखने हैं, कौन कौन से है वो देखते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन से सब देखते हैं कौन कौन से लिखना है, साथ साथ में बताते जाऊंगा। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स, फर्स्ट मेथड नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ईयर्स परचेस इनटू सेल्स, मतलब सेल्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस बिकम्स आवर गुडविल। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको क्लास में बताया था, इट हैज़ सम ड्रॉबैक्स, यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स है, देखो डिफेक्ट्स लिखे गए कि देयर ओनली सेल्स आर कंसिडर्ड, प्रॉफिट्स आर नॉट कंसिडर्ड। एट द सेम टाइम पास्ट सेल्स आर कंसिडर्ड, फ्यूचर का कुछ कंसिडर नहीं किया जाता, समझा। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स। इट इज़ वेरी सिंपल टू कंप्यूट यूजिंग दिस, दिस इज एन एडवांटेज। तो आप ये सब लिख सकते हो कि व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ऑफ सेल्स, इट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेस इनटू द सेल्स, एंड defect is the sales are considered and profits are not considered at the same time. Next ये लिख सकते हो, बट बेसिकली आई हैड टोल्ड यू कि ये नहीं लिखना है मेथड, बिकॉज हम इस पे सम सॉल्व नहीं करते, तो ये नहीं लिखना है, बट सिर्फ आपको बता रहा हूँ थियरी के लिए। आगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ऑफ पास्ट नेट प्रॉफिट, पास्ट के नेट प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जो फर्स्ट डिफेक्ट था यहाँ पे कि हम सेल्स कंसीडर करते हैं, उसको ओवरकम किया इस मेथड ने, अभी हम प्रॉफिट्स कंसीडर करने लगे, तो यहाँ पे इट इज़
नंबर ऑफ ईयर्स परचेस इनटू द प्रॉफिट्स। बट इसमें भी फिर से एक डिफेक्ट है, कि बेसिकली एब्सोल्यूट फिगर्स ऑफ प्रॉफिट इज कंसीडर्ड, कंपैरेटिव कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं देखते, एट द सेम टाइम ओनली पास्ट प्रॉफिट्स आर कंसीडर्ड, फ्यूचर का मेंटेनेबिलिटी कुछ भी नहीं देखा जाता। देयरफॉर द थर्ड मेथड कम्स, सर क्या सेकंड मेथड को लिखना है? नहीं, सेकंड मेथड को भी नहीं लिखना, बिकॉज हम इस पे सम सॉल्व नहीं करते। समझा? आगे सर क्या थर्ड मेथड लिखना है? यस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। मतलब यहाँ पे दोनों डिफेक्ट्स ओवरकम किए गए, एक तो प्रॉफिट्स भी कंसीडर हुए और वो भी फ्यूचर के प्रॉफिट्स भी कंसीडर हुए। तो दिस मेथड लिखना है, यहाँ पे हम सम सॉल्व करते हैं, तो ये मेथड लिखना है। समझा? क्या लिखोगे सर? तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस इनटू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैसे कंप्यूट करते हैं? वी टेक, हम स्टेप्स करते थे क्लास में। वी यूज टू कंप्यूट एवरेज प्रॉफिट्स, देन वी यूज टू एडजस्ट द प्रॉफिट्स फॉर फ्यूचर मेंटेनेबल डिफरेंसेस, लाइक कुछ एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ था पास्ट में तो वो ऐड लेस करते हैं, एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ तो ऑब्वियसली लेस करेंगे। समझा? तो वैसे बेसिकली फ्यूचर के एडजस्टमेंट्स करते हैं, एंड देन वी कंप्यूट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, उनको नंबर ऑफ ईयर्स से परचेस से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट द गुडविल। तो आप ये लिखोगे। सर फोर्थ मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, क्या ये लिखोगे? यस सर, ये लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड लिखेंगे। एक ही मिनट, क्या क्या लिखना है उसको मैंने हाईलाइट किया है, रेड टिक किया है। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या ये लिखेंगे? यस ऑब्वियसली लिखेंगे सर, ये तो इस पे हम बहुत सारे सम सॉल्व किए हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या करता है? इन दिस मेथड बेसिकली बेस रहता है प्रॉफिट्स, वी कंप्यूट द एक्सेस प्रॉफिट अर्नड कंपेयरिंग द नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द इंडस्ट्री। तो इसके स्टेप्स लिखोगे आप, अगर ये थ्योरी क्वेश्चन है तो इसमें स्टेप्स लिखोगे। क्या? अंडर दिस मेथड गुडविल इज अराइव्ड एज अंडर स्टेप 1 वी कंप्यूट द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस, या फिर स्टेप उल्टे सीधे हो सकते हैं। लाइक वी यूज टू कंप्यूट फर्स्ट द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। फर्स्ट स्टेप वाज कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, देन सेकंड स्टेप वाज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, देन द नॉर्मल रेट, देन द नॉर्मल रिटर्न्स ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, देन द नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। ये कैसे आता था? दैट इज कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द नॉर्मल रेट, ये आता था। देन सुपर प्रॉफिट निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट गिव्स टू सुपर प्रॉफिट, एंड सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, दैट इज स्टेप 6। ये किया तो आता था गुडविल, ये किया तो आता था गुडविल। इतना लिखा, इतने स्टेप्स लिखे, सफिशिएंट है। आगे सर क्या ये लिखना है स्लाइडिंग स्केल वैल्यू? नहीं लिखना, ये सब मेथड है, नहीं लिखना। आगे ये वाला कैपिटलाइजेशन मेथड, ऊपर वाला पेंडिंग रखता हूँ। कैपिटलाइजेशन मेथड, ये मेथड क्या ये लिखना है सर? यस, ये हुआ थर्ड अपना जो लिखना है, कैपिटलाइजेशन मेथड पे हमने सम सॉल्व किए हैं। वी कंप्यूट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू इन स्टेप 1, वी कंप्यूट द एवरेज प्रॉफिट्स, we compute the normal profits, then we compare them, we compute the capitalized value compute करते हैं, then उसमें से actual capital invested, that is ये देखो ये वाला एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड माइनस करते हैं, जो एक्सेस ओवर एंड अबाउ द कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस द एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड, वो उतना गुडविल बन जाता है। आई होप आपको यू रिमेंबर दिस थिंग्स, राइट? हमने सम्स जब सॉल्व किया है, यू रिमेंबर दिस थिंग्स। फाइन, ये रहा कैपिटलाइजेशन मेथड। एट द सेम टाइम ये वाला मेथड, एन्यूटी मेथड क्या हमने देखा था? यस सर, हमने देखा था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस करते थे फर्स्ट मेथड में, जो यहाँ पे हमने टिक किया, एक मिनट। यस, यहाँ पे ये सुपर प्रॉफिट मेथड था, इसको हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से मल्टीप्लाई करते थे, राइट? तो गुडविल आता था। सिमिलरली, इन सिमिलर फैशन यहाँ पे क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू इन एन्यूटी? सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। आई हैड टोल्ड यू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर करते हैं तो आता है एन्यूटी मेथड से गुडविल। सो दिस इज, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, एवरेज एनुअल सुपर प्रॉफिट इनटू एन्यूटी रेट, या फिर एन्यूटी फैक्टर बोल सकते हो इसको। फाइन, तो ये रहा आपका फोर्थ मेथड। तो सर अगर ये थ्योरी में आया तो क्या क्या लिखोगे? तो आप ये 4 मेथड्स लिखोगे। एट द सेम टाइम बुक्स में और मेथड्स हैं, क्या वो लिखने हैं? नहीं लिखने। जो 4 इंपॉर्टेंट है जिसपे हम सम सॉल्व करते हैं वो लिखने हैं। समझा? आगे आई होप आपको सारे मेथड्स समझे हैं, सारे मेथड्स थोड़े थोड़े याद हो, रिवाइज हो गए हैं, उस पे सम्स आप देख लो। फाइन, आगे एक्सप्लेनेशन टू सम टर्म्स। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं, इट इज लाइक
एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या रहता है, ये सब ये हमने सब सारा देखा है, लाइक इतना नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस, टर्म्स आ सकते हैं, बट द थिंग इज बेसिकली इसमें मैं समझाऊँ क्या, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस थिंग्स इन वाइल डूइंग वाइल सॉल्विंग सम्स, कि मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या रहते हैं, मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आर नथिंग द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर फॉर फ्यूचर एडजस्टेड बाय फ्यूचर डिफरेंसेस, जो फ्यूचर में डिफरेंसेस होंगे उसके लिए एडजस्ट किए हुए, दे आर नोन एज एवरेज प्रॉफिट्स. देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज द रेट विच इज एक्सपेक्टेड इन इंडस्ट्री की इतना एटलीस्ट हमने कमाना चाहिए. देन कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ये आपको सब पता है, राइट. खत्म हुआ, यहाँ पे आपका थेरी खत्म हुआ. आई होप आपको सारा थेरी समझा है. आपको मीनिंग हुआ आपका. फैक्टर्स डिटरमाइनिंग हो गए. सर्कमस्टेंसेस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें 2 था, फॉर पार्टनरशिप एंड फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी. इस फैक्टर्स में 10-15 फैक्टर्स थे, उसमें से आप थोड़े बहुत याद रखो. 7 से लेकर 10 याद रखे तो भी बहुत है, 7 to 10 फैक्टर्स. एंड देन मेथड्स में हमने देखा कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स, बट हमें कितने याद रखने हैं, हमें सिर्फ 4 मेथड्स याद रखने हैं जो यहाँ पे टिक किए हैं. आई होप आपको समझा है. फाइन. चलो.